अब नया चैप्टर चालू करते हैं, कैपिटल गेन्स। चलो बताओ कितने सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, कितने सोर्स ऑफ मल्टीपल्स। और तुमको इसका है ना, इसका लॉजिक अभी नहीं पता चलेगा, जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करोगे ना वो तुम्हारे लिए इतना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि तुमको वो समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमको सोर्स और हेड का डिफरेंस मालूम है। सोर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, अब कुछ सोर्सेस सैलरी में चले गए, कुछ हाउस प्रॉपर्टी में, कुछ पीजीबीपी, कुछ कैपिटल गेन बचे, कुछ है, बराबर है ना। तो कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम तुमको कैपिटल गेन में लाने पड़ेंगे, और वो सोर्स से तुमको कैपिटल गेन हेड की इनकम निकालनी पड़ेगी। तो इस सोर्स में, इस हेड में कौन सा सोर्स आएगा बताओ, कैपिटल गेन हेड, हेड का नाम क्या है जल्दी बोलो। तो चलो कैपिटल गेन हेड के अंदर, कैपिटल गेन हेड के अंदर कौन सा सोर्स ऑफ इनकम आएगा सोचो। कैपिटल असेट ही आएगा इस हेड के अंदर। कैपिटल असेट तुमको क्या इनकम कमा के देगा, प्रॉफिट कमा के देगा। क्या कमा के देगा, प्रॉफिट, जब ये ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर इस साल तुम्हारे पास कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया गया है, तो उसके ट्रांसफर पे होने वाला नफा नुकसान तुमको इस साइड में लाके क्या करना है, कैलकुलेट करना है और टैक्सेबल करना है, बराबर है ना। तो कैपिटल गेन हेड क्यों बनाया है कि भाई तुम्हारा पैसा है ना कहीं किसी ना किसी असेट में पार्क करके रखते हो। पार्क करके रखना मतलब कि तुम्हारे पैसे को आइडल नहीं रखते हो। क्या तुम्हारे पास मान लो 500 500 की दो नोट, तो 500 500 की दो नोट को अगर तुम जाके तिजोरी में रख दोगे, तो एक साल के बाद 500 500 की नोट ने मिलके 10 की नोट बनाई, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो तिजोरी में से 500 500 की दो ही नोट निकलेगी। तो तुम वहां पे तुम्हारे कैश को, तुम्हारे पैसे को क्यों आइडल रख रहे हो। तो यूजुअली क्या होता है, लोग अपना पैसा बढ़े, एक दिमाग में एक कैपिटल अप्रिसिएशन चलता है कि मेरा कैपिटल जो है, मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो बढ़े, उतना ही ना पड़ा रहे और उससे कम ना हो, मेरे कैपिटल में क्या हो, अप्रिसिएशन हो। तो इस पर्टिकुलर इंटेंशन से तुम क्या करते हो, तुम्हारा जो कैपिटल है, तुम्हारा जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखते हो। तो जहां पे भी तुम्हारा पैसा क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से, मतलब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ती है, उसकी वजह से तुम्हारा कैपिटल क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। तो उस कैपिटल अप्रिसिएशन को जब भी तुम रियलाइज करोगे, तो कैपिटल अप्रिसिएशन तुम्हारा इस हेड में क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। और ऐसा तभी होगा जब कैपिटल असेट ट्रांसफर किया जाएगा। तो तुमने तुम्हारा पैसा पैसा किसी असेट में लगाया, जिस असेट में वो पैसा लगाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल असेट। क्यों, क्योंकि वो असेट तुम्हारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तुम्हारे लगाए हुए पैसे को बढ़ाएगा, बराबर। और जो लगाया हुआ पैसा है जो बढ़ेगा, और वो बढ़ के तुम्हारे हाथ में रियलाइज कब होगा, जब तुम वो कैपिटल असेट अपने आप अपने पास से जाने दोगे, तब जाके जो कैपिटल जो तुम्हारा था वो भी वापस आएगा, और उसपे जो अप्रिसिएशन हुआ वो भी तुमको रियलाइज होगा। तो वो जो कैपिटल अप्रिसिएशन जो तुमको रियलाइज होके आ रहा है, वो भी हम तुमको इनकम बना के क्या करना चाहते हैं, टैक्सेबल। और वो हम कहां टैक्सेबल करेंगे, कैपिटल गेन। तो ये पूरा हेड तुम्हारे कैपिटल अप्रिसिएशन को टैक्सेबल करने के लिए बनाया है, बराबर। जो बार बार लगातार नहीं होता है, कभी कभार होता है। कब होगा, जब तुम कैपिटल असेट को ट्रांसफर हो। अब ये पूरा जो हेड बनाया है ना, ये पूरा हेड पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, अब बहुत इजी हो गया है, बराबर। अब इसमें कैलकुलेशंस भी बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत है जो तुमको पढ़ना है। जैसे तुमने सैलरी में बहुत सारा कुछ पढ़ा है, पीजीबीपी में बहुत सारा कुछ पढ़ा है, वैसे तुमको इस हेड में भी बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ना इस पूरे चैप्टर को है ना अच्छे से समझ में आए, इसके लिए इस चैप्टर को है ना 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। कितने, सिंपल सिंपल। सबसे पहले तुमको बेसिक्स सीखना पड़ेगा। अगर तुम एक बार अच्छे से बेसिक्स समझ गए, तो तुमको एक बेसिक कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना होता है वो तुम सीख जाओगे, बेसिक, बराबर है ना। फिर बेसिक्स, जैसा कि भाई वो क्वेश्चन इसके जस्ट पहले सॉल्व किया, कौन सा, आईएफओएस में। याद करो, आईएफओएस में वो 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख का गेन आया ना। तो ऐसा बेसिक बेसिक कैलकुलेशन तुम सीख जाओगे एकदम, बराबर है। फिर बेसिक के बाद एक आता है स्पेशल, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक
चार्ज। फिर आएगा स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, बराबर। फिर आएगा एग्जेम्पशंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैक्स रेट्स। क्योंकि भाई कैपिटल गेन देखो तुम्हारी स्पेशल टाइप की इनकम है, इसमें सरकार तुमको स्पेशल रेट पे क्या लगाना चाहती है, टैक्स लगाना चाहती है। तो इसके टैक्स रेट कौन से टाइप के कैपिटल गेन के क्या टैक्स रेट है वो तुमको सीखना बहुत जरूरी है, बराबर है ना। और पिछले साल से पूरा चैप्टर ओवरहाउल कर दिया है, इजी बना दिया है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जितने भी चीजें तुम पढ़ोगे पार्ट पार्ट करके, सबसे पहले बेसिक्स पार्ट उठाएंगे, बेसिक्स खत्म होगा फिर स्पेसिफिक चार्ज पे जाएंगे, स्पेसिफिक चार्ज खत्म होगा फिर स्पेशल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे, स्पेशल एस्पेक्ट्स खत्म होगा उसके बाद एग्जामिशंस पे जाएंगे, और एग्जामिशंस के बाद टैक्स रेट्स करेंगे, तब जाके ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो सबसे पहले अपन बेसिक्स उठाते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिक्स के अंदर तुमको क्या करना है, सिंपल। ये हेड जो है ना, इसके अंदर देखो तुम्हारा सेक्शन नंबर 45 से लेकर 55A तक का प्रोविजंस कवर हुआ है। अब बहुत सारे सेक्शन है, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है ना। अब सबसे पहला सेक्शन किसी भी हेड का मैंने तुमको बोला हुआ है, कौन सा होता है, जल्दी बोलो। चार्जिंग सेक्शन होता है, बराबर है ना। तो बताओ कैपिटल गेन हेड का सबसे पहला सेक्शन 45 सेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा पार्ट चालू कर रहे हैं, बेसिक्स। अरे हाँ या ना, बेसिक्स के अंदर सबसे पहले सेक्शन नंबर 45 चार्जिंग सेक्शन, और वो है सेक्शन नंबर 45। अब तुम्हारा सेक्शन नंबर 45 है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसमें आता है स्पेसिफिक चार्ज, क्या आएगा जल्दी बोलो, जो दिया है सेक्शन 45 के सब सेक्शन 1। एंड सॉरी, ये है जनरल चार्ज, मेरा मिस्टेक हो गया लिखने में, स्पेसिफिक नहीं, इसको जनरल चार्ज बोलते हैं, डुप्लीकेट करके ये बाजू में लिख देते हैं। एक आएगा स्पेसिफिक चार्ज, एक आएगा जनरल चार्ज। तो ये जो है ना, ये जनरल चार्ज है। कौन सा चार्ज, दैट इज गिवन इन 45(1). और स्पेसिफिक चार्ज जो दिया है, जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट होगा ना, वहां पे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक चार्ज दिया है सेक्शन 45, 1A है, 1B है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5A, ये सब स्पेसिफिक चार्ज है, जिसमें से तुम्हारे सिलेबस में 1B नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और 5A नहीं। खुशी देख रहे हो, खुशी है ना, जितना कम होता है उतना अपने लिए अच्छा। तुम्हारा नसीब खराब है कि तुम अभी स्टूडेंट हो। तुम अगर 5 साल पहले मेरे स्टूडेंट होते ना, तो ये सारे सेक्शंस मैं तुमको पढ़ा रहा होता इंटर में, क्योंकि ये सारे सेक्शंस तब इंटर में हुआ करते थे। और तब जो क्वालिटी निकलता था ना पब्लिक का, खतरनाक नॉलेज लेके निकलता था वो लोग। और तब तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस वगैरह भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। अब क्या, चूरन 3 स्पेसिफिक चार्ज, बाकी का फाइनल में पढ़ लेना। और ऊपर से अब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन भी इजी कर दिया। तो जो भी पहले खेलते थे ना तुम्हारे साथ, कैपिटल गेन कैलकुलेट करवाने के टाइम पे तुमको प्रॉब्लम में डालते थे, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाते थे, कॉम्प्लिकेटेड करते थे, अब वो कर ही नहीं पाएंगे वो लोग। अब बहुत इजी हो गया। और ऊपर से देखो स्पेसिफिक चार्ज 1, 2 और 3, बस ये खाली 3 स्पेसिफिक चार्ज करने हैं, बाकी के तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, बराबर है ना। इनकम टैक्स एक्ट में है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब तुमको फाइनल में जाके पढ़ना है, बराबर है। एंड इसके साथ साथ है ना, एंड तुमको 2 सेक्शंस और पढ़ने पड़ते हैं। एक सेक्शन नंबर 46 पढ़ना पड़ता है, एंड 46A, ये दोनों भी मैं साथ में ही यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, बराबर है ना। तो ये जो पूरा पार्ट आने वाला है ना, ये जो राइट हैंड साइड वाला,
ये तुम्हारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम लोग ये वाले सेक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन ये वाले सेक्शंस में तुमको आइडिया तभी आएगा, तुम सीखोगे समझोगे तब जब तुम पहले बेसिक से थोड़े से वाकिफ हो जाओ। तो पहले जनरल चार्ज सीखो अच्छे से, बराबर है। जनरल चार्ज अगर अच्छे से समझ में आ गया तो चैप्टर के बाकी के सारे पार्ट्स तुमको आसानी से समझेंगे, क्योंकि उसी में इजी चीजों में ही है ना, बाद में डिफिकल्ट चीजें ऐड हुई है, बराबर है। अब देखो जनरल चार्ज क्या बोलता है, सेक्शन 45(1) ये बोलता है कि कौन सी इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी, और स्पेसिफिक चार्ज वाले सेक्शन बोलते हैं कि ये वाली इनकम्स तो इसी हेड में टैक्सेबल होगी, बराबर है ना। तो सेक्शन 45(1) बोलता है कि एनी प्रॉफिट एंड गेन, सर ये तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। अरे भाई प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, यहां पे दूसरा कोई प्रॉफिट या गेन टैक्सेबल हो रहा है। अब प्रॉफिट या गेन अराइजिंग ऑन व्हाट, ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट, तो वो प्रॉफिट या गेन तुम्हारे लिए क्या माना जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इस प्रॉफिट या गेन को तुम यहां पे इनकम बना के क्या करो, टैक्सेबल, बराबर है ना। और इसको इनकम बना के टैक्सेबल कब करोगे, टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच कैपिटल असेट इज ट्रांसफर, बराबर है। तो जिस साल तुम कैपिटल असेट का क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, उस साल कैपिटल असेट के ट्रांसफर होने पे जो भी प्रॉफिट या गेन आएगा, उस प्रॉफिट या गेन को तुम इनकम बनाओ, और इनकम बना के इस साइड में क्या करो, टैक्सेबल। तो टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में आने वाली है वो बताओ, जब तुम कैपिटल असेट खरीदते हो उस साल, कि ट्रांसफर करोगे उस साल। तो जिस साल तुम्हारा कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा उस साल कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होगा, और कैपिटल गेन उस साल इनकम बना के इस साइड में क्या किया जाएगा, टैक्सेबल, बराबर है ना। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, तुमको यहां पे सबसे पहले ट्रांसफर क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, फिर तुमको यह सीखना पड़ेगा कि कैपिटल असेट क्या होता है, फिर मैं तुमको यह बताऊंगा कि कैपिटल असेट के ट्रांसफर होने पे प्रॉफिट या गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, समझे। तो चलो इधर ध्यान से देखो, ट्रांसफर के लिए और कैपिटल असेट के लिए, इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा सेक्शन 247 ट्रांसफर का डेफिनेशन, और इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल असेट का डेफिनेशन। तो जब तक तुमको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से नहीं आते हैं तब तक प्रॉफिट या गेन कंप्यूट नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट या गेन कैसे कंप्यूट करना है इसके बारे में वो लोग ने बताया है सेक्शन नंबर 48 में। कहां बताया? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल असेट है और तुम उसका क्या कर रहे हो, कैपिटल असेट है और तुम उसका क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, तो ही तुम प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 48 आके क्या करोगे, कंप्यूट करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 48, तो ही तुम्हारा कंप्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का। अगर कैपिटल असेट है लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो प्रॉफिट गेन का कंप्यूट करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा ट्रांसफर हुआ है लेकिन जिस चीज का ट्रांसफर हो रहा है वो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो ये कंप्यूट करने की ना कैपिटल असेट है ना तुमने ट्रांसफर किया, तो इस साइड में भूले भटके आ चुके हो। क्या कर रहे हो इस साइड में तुम, ना आना इस देश मेरी लाडो, समझे। तो लाडो इधर से बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, ना तेरे पास कैपिटल एसेट है ना तूने ट्रांसफर किया है, तो इस साइड में आना ही नहीं है। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन तभी किया जाएगा जब तेरे पास एक कैपिटल एसेट है और तूने उसका क्या किया है, ट्रांसफर। तो जिस साल तेरा कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ
उसी साल ट्रांसफर होने पे जो प्रॉफिट या गेन होगा वो कंप्यूट होगा और उसी साल उसको इनकम बना के क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल। बराबर है। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या कैपिटल गेन को किसी और ईयर में टैक्सेबल किया जा सकता है, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। क्या बोला, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ, जिस साल ट्रांसफर हुआ उसी साल कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। बराबर है ना। लेकिन क्या किसी और केस में, मतलब किसी और ईयर में कैपिटल गेन पे टैक्स लग सकता है? तो जनरल चार्ज बोलता है भाई नहीं लगेगा। जनरल चार्ज तो यही बोलता है कि जिस साल कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ उसी साल कैपिटल गेन पे क्या लगेगा, टैक्स। लेकिन जब तुम स्पेसिफिक चार्ज में आओगे ना, तो स्पेसिफिक चार्ज में जो सेक्शंस है वहां पे तुमको बोला होगा कि जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल नहीं, किसी और ईयर में तुम्हारा कैपिटल गेन पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो जो प्रॉफिट या गेन, जो कैपिटल गेन तुमको स्पेसिफिकली टैक्सेबल बताए हैं, जो प्रॉफिट या गेन तुमको स्पेसिफिकली टैक्सेबल बताए हैं अंडर द हेड कैपिटल, ऐसा प्रॉफिट हुआ, ऐसा गेन हुआ, तो ये प्रॉफिट या गेन को तो हम कैपिटल गेन बना के ही क्या करेंगे, टैक्सेबल। ये प्रॉफिट या गेन कहीं और टैक्सेबल नहीं होगा सिवाय कैपिटल गेन के। लेकिन कब टैक्सेबल होगा, जिस साल ट्रांसफर हुआ, नहीं किसी और ईयर में। तो वहां पे हम देखेंगे कौन सा गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा। फिलहाल के लिए खाली यही मान के चलना है कि तेरे पास एक कैपिटल एसेट है, हाँ, क्या तूने उसको इस साल ट्रांसफर किया, हाँ, तो उसके ट्रांसफर होने पे तेरे को इस साल प्रॉफिट या गेन कंप्यूट भी करना पड़ेगा और वो इसी साल टैक्सेबल भी करना पड़ेगा। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। बराबर है। तो अब यहां पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो किसका, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। तो जिस साल कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ उस साल कैपिटल गेन निकलेगा, कंप्यूट किया जाएगा एज पर सेक्शन 48 और उसको उसी साल इनकम बना के टैक्सेबल करना पड़ेगा जिस साल तुम्हारा कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ। बराबर है, इतना याद है। अब रुको सर, व्हाट इज कैपिटल एसेट। देखो असेट तो सुना होगा, कैपिटल एसेट कुछ नई चीज है ना। तो कैपिटल एसेट को है ना ये लोग ने डिफाइन किया है। डेफिनेशन क्या ब्यूटीफुल डेफिनेशन बनाया है, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स एंड इट डज नॉट इंक्लूड। मतलब बोथ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। मतलब बोला कि ये चीजें कैपिटल एसेट है लेकिन ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं। सबसे पहले बोला कैपिटल एसेट मीन्स, बोला क्या बोला, मीन्स। तुमको मीनिंग नहीं पता होगा तो हम पहले तुमको मीनिंग बता देते हैं। कैपिटल एसेट मीन्स, मीन्स क्या, मीन्स ए बी एंड सी, तीन आइटम्स बता रहे। अगर ये तीनों में से कुछ भी दिखा तो बोलने का ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है। बराबर है। नंबर 1, असेट और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। इधर ही कहानी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई भी टाइप का असेट, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी है भाई साहब, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वो तुम्हारे लिए कैपिटल एसेट है। असेट और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बोला एनी काइंड, मतलब टेंजिबल हो तो भी वो कैपिटल एसेट है, इनटेंजिबल हो तो भी वो कैपिटल एसेट, मूवेबल, इमूवेबल, फिक्स्ड, सर्कुलेटिंग। तुम तुम्हारे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या किसी और तरीके से यूज कर रहे हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास अगर कोई भी असेट है, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी भी काइंड का असेट या प्रॉपर्टी हुआ, वो तुम्हारे लिए कैपिटल एसेट है। बात खत्म। बराबर है ना। दूसरा बोला कि कोई भी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, बराबर है ना, हेल्ड बाय एफआईआईस। एफआईआईस मालूम, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इनका तो काम ही रहता है बेशर्मों का कि अलग अलग देश के अलग अलग कंपनियों के शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदना सस्ते दामों पे और महंगा हो तब बेच देना और प्रॉफिट कमाना, यही तो इनका काम होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब बड़ी बड़ी विदेशी संस्थाएं
इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स हो गए, फंड हाउसेस हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, इधर की नहीं, फॉरेन की। इंडिया वाली को तो डीआईआईस बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंडिया की जो बैंक्स है, इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया के जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, उनको क्या बोलते हैं? डीआईआईस बोलते हैं। अपन डीआईआईस की बात नहीं कर रहे, अपन एफआईआईस की बात कर रहे हैं। एफआईआईस का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन। उनके पास करोड़ों रुपया होता है, अरबों रुपया होता है, और उनका काम ही होता है कि वो सारा पैसा अलग अलग कंट्री के कैपिटल मार्केट्स में शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदने में इन्वेस्ट करे। शेयर्स और सिक्योरिटीज सस्ते दामों में खरीदे और महंगा हो तभी बेच दे और प्रॉफिट कमाए। तो उनके लिए जो शेयर्स और सिक्योरिटीज होती है वो उनके लिए स्टॉकिंग ट्रेड होती है। क्या होती है? मतलब तुम एफआईआई हो भाई, तुम्हारा धंधा ही है शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना। अब वो शेयर्स या सिक्योरिटीज अलग अलग कंट्रीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज हो सकती है। तो जितनी भी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज के कंपनी जो है, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो। जो फायदा हो रहा है तुम्हारे लिए पीजीबीपी इनकम है, क्योंकि वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज तुम्हारे लिए क्या है? स्टॉकिंग ट्रेड है। क्या है? तो तुम तुम्हारा स्टॉकिंग ट्रेड ही खरीद के बेच के क्या कर रहे हो? प्रॉफिट कमा रहे हो। तो भाई साहब, तुम्हारे पास इंडियन कंपनी के जो शेयर्स और सिक्योरिटीज होंगे जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया है एज पर सेबी रेगुलेशंस, क्योंकि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना अलाउड है, सेबी का परमिशन मिलेगा तब। तो एज पर सेबी रेगुलेशंस तुमने क्या किया होगा? इंडिया की कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदे होंगे, सस्ते में खरीदे होंगे, महंगे में बेचोगे, प्रॉफिट होगा। कौन सी इनकम होगी तुम्हारी? पीजीबीपी इनकम। कौन सी इनकम होगी? पीजीबीपी इनकम। और अगर वो तुम्हारी पीजीबीपी इनकम हुई तो पीजीबीपी इनकम तो नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होती है। और नॉर्मल रेट्स मतलब 35%, क्योंकि तुम एक फॉरेन कंपनी हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब फॉरेन कंपनी। तो तुम्हारी जो नॉर्मल इनकम है तुम्हारे नॉर्मल रेट्स में टैक्सेबल होगी। और याद करो, फॉरेन कंपनी को लगने वाला नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 35% होता है। तो तुम्हारी ये पीजीबीपी इनकम हो गई, तो तुमको इस पे कितना टैक्स भरना पड़ेगा? मतलब इंडियन कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, जो प्रॉफिट होगा, अगर वो तुमको स्टॉक इन ट्रेड बेच के जो प्रॉफिट होगा वो तुमको पीजीबीपी में टैक्सेबल होने लगे, मतलब नॉर्मल रेट्स में टैक्सेबल होने लगे, तो कितने रेट पे टैक्स लगेगा? 35%। और प्लस इधर से बाद में पैसा रिपाट्रिएट करोगे, आउटसाइड इंडिया लेके जाओगे, तो कन्वर्जन का चार्जेस ये वो सब मिला के 50% के आसपास, सरचार्ज, बचात, सेस, बेस, रिपाट्रिएशन करवाने का कन्वर्जन चार्जेस सब मिला मिलू के 50% तो तुम्हारा इधर ही रह जाएगा। अगर मान लो 100 रुपए का शेयर्स खरीदा, कितने का? और तुमने 500 में तुमने उसको बेचा, मान लो कितने में? तुमने उसको बेचा 600 में, तो फायदा कितने का हुआ? 500। तो 500 का फायदा अगर तुम्हारा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए शेयर्स और सिक्योरिटीज क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो तुमको जो फायदा होगा वो तो तुम्हारा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। 600 रुपया माइनस 100 रुपया, 500 रुपया अगर तुम्हारा पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ, तो सोचो 500 रुपया पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ तो 500 रुपए पे नॉर्मल रेट पे टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज लगेगा अलग से, प्लस सेस लगेगा अलग से, प्लस वो प्रॉफिट को अगर तुम इंडिया से बाहर लेके जाओगे तो रिपाट्रिएशन का अलग से खर्चा होगा। सब पकड़ के चलो तो 50% तो तुम्हारा टैक्स और सब कन्वर्जन चार्जेस वगैरह सब मिलके लगने ही वाला है। तो 500 का प्रॉफिट कमाया और 250 का प्रॉफिट इधर से खाली लेके जाओगे। क्या तुमको ऐसा इच्छा होगा कि इंडिया की कंपनियों के शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदे? अरे बहुत फायदा होगा, खरीदो ना, बहुत फायदा होगा, आओ ना प्लीज। तुम नहीं आते थे, तुम नहीं खरीदते थे, क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है आएंगे, खरीदेंगे, प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट नॉर्मल रेट पे पीजीबीपी इनकम बन के क्या होने वाला है? टैक्सेबल, जिसपे हमको नॉर्मल रेट्स पे टैक्स भरना है। अब अगर हमको इतना ज्यादा फायदा किसी और कंट्री में ना भी मिले तो भी वो कंट्रीज में तो कम टैक्स रेट्स है, तो चलो वहां पे अगर फायदा नहीं हो रहा है ज्यादा, इंडियन कैपिटल मार्केट्स जितना फायदा नहीं हो रहा है, कम ही फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पैसा तो ज्यादा ही रिपाट्रिएट कर रहे हैं हमारी कंट्री में एज कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे तो साले टैक्स इतना ले लेते हैं कि हम तो मर ही जाते हैं। तो एफआईआई इसका इन्वेस्टमेंट नहीं आता था इंडिया में। एक टाइम हुआ करता था, एक दौर हुआ करता था जब एफआईआई इंडिया में इन्वेस्ट करती ही नहीं थी।
उनको पता था कि कैपिटल मार्केट्स बहुत प्रॉमिसिंग है इंडिया का, बहुत प्रॉफिट्स छुपा हुआ है, बहुत प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में पैसा नहीं लगाएंगे। अब सोचो कि अगर वो पैसा लगाने लगे ना इंडिया में, तो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते भाई साहब, उतनी फॉरेन करेंसी इंडिया आती है। अब करोड़ों डॉलर, लाखों करोड़ों की अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, तो इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व भी तो बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिया आ ही नहीं रहे, इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? पूछा गया उनको कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आओ इन्वेस्ट करो प्लीज। बोलते नहीं, हम इन्वेस्ट करते हैं, फायदा कमाते हैं, आप हमारे फायदे को नॉर्मल रेट पे ज्यादा टैक्स लगा देते हो, तो भाई कुछ कमाया नहीं कमाया कुछ मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए वी आर अवॉइडिंग इन्वेस्टिंग इन योर कैपिटल मार्केट्स। जब थोड़ा टैक्स रेट्स में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होगा ना, तब हम सोचेंगे। तो 2014 में 2014 में एक अमेंडमेंट आया, तब नई नई सरकार चुन के आई थी, मोदी गवर्नमेंट 1.0। तब पहले जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जेटली साहब, जेटली साहब को यह पता चला कि भाई साहब ये FIIs का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना जरूरी है, कितना फॉरेन करेंसी इंडिया में आना जरूरी है। ऑलरेडी हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बहुत डाउन है, उनको बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट्स में इनका इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, तभी तो जाके हमारी कैपिटल मार्केट्स बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। लेकिन इनको यहां पे इंडिया में अट्रैक्ट करने का कैसे करने का? तो बोला इधर आओ, इधर आओ, FII सुनो, तुम अगर हमारी कंट्री के शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो एज पर सेबी रेगुलेशंस, तो तुम्हारे लिए जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड ही है ना। उसको हम स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे ही नहीं, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे? अब बेच के जो भी नफा नुकसान होगा वो PGBP नहीं, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। एट कंसेशनल रेट्स हम टैक्स लगाएंगे उसमें। होने वाला फायदा कैपिटल गेन बने और कंसेशनल रेट में टैक्स लगाया जा सके, इसलिए इनके द्वारा होल्ड की जाने वाली शेयर्स या सिक्योरिटीज, जो कि क्या है एक्चुअली स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन सिंस वो प्रॉफिट हम यहां टैक्सेबल करना चाहते हैं कम रेट पे, कंसेशनल रेट पे, ताकि प्रॉफिट पे PGBP का नॉर्मल टैक्स रेट ना लग जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए इनके द्वारा होल्ड किए जाने वाले शेयर्स और सिक्योरिटीज को भी कैपिटल एसेट बनाना जरूरी है। बनाओ उसको कैपिटल एसेट। तब जाके 2014 में कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को अमेंड किया, और अमेंड करके उसमें सबसे पहले यह डाला गया कि एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज, क्या बोला? एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, हेल्ड बाय एज पर सेबी रेगुलेशंस ऑफ इंडियन कंपनीज, बराबर है ना, उसको भी हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे। तो अगर उसको भी बेच के कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसको भी कैपिटल गेन हेड में ही ट्रीट करना है, बराबर। उसको PGBP हेड में ले जाने की जरूरत नहीं है। समझे? लॉजिक पता चला? चलो अब है ना 2023 में यहां पे एक अमेंडमेंट आया और पार्ट C यहां पे डाला गया। बोला कि कोई भी यूलिप्स, क्या बोला? जिसके बारे में मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अभी ये देखा जाए तो इंश्योरेंस प्लान्स ही है, नहीं यूनिट्स है, जिसको इंश्योरेंस प्लान्स बनाया जाता था ताकि इसमें जो पैसा लगाया ना बाद में मैच्योरिटी प्रोसीड्स बोल के मिल जाए और हमको 1010D में क्या हो जाए? एग्जाम। अरे बेशरम, अगर तू यूनिट्स खरीदता और यूनिट्स खरीद के तेरे को इतना फायदा हुआ होता तो क्या तू इसको कैपिटल गेन बना के टैक्सेबल नहीं करता? करता। लेकिन तू इसको है ना यूनिट्स को, यूनिट्स के जैसे तो तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जब तेरे पास पैसा आ रहा है तब तू उस पैसे को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आया, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आया ऐसा बोल के 1010D में हमसे क्या करवा रहा है? एग्जाम करवा रहा है। मतलब जो तेरा यूनिट्स पे होने वाला गेन है वो तू लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आया ऐसा बोल के हमसे क्या करवा रहा है? एग्जाम करवा रहा है। तो बहुत सारे करोड़पति लोग लाखों करोड़ों रुपया अपना यूनिट्स में पार्क करने लगे, और ऐसी यूनिट्स, नॉर्मल वाली यूनिट्स नहीं, वो यूनिट्स जो इंश्योरेंस बैक्ड थी। इंश्योरेंस बैक्ड मतलब यूनिट का यूनिट में इन्वेस्टमेंट भी हो गया और इंश्योरेंस का इंश्योरेंस भी हो गया। मतलब तुम जितना पैसा भी प्रीमियम का भरते थे ना, वो प्रीमियम में से कुछ ही पोर्शन तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता था, बाकी का मेजॉरिटी पोर्शन यूनिट्स बोल के तुमको आ जाता था वापस। समझ में आ रहा है? और बाद में वो यूनिट्स का वैल्यू धीरे 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 करके बढ़ता था, और बाद में मेच्योरिटी पे जितनी भी यूनिट्स तुम्हारे पास होती थी वो सारे यूनिट्स की जो वैल्यू होती थी वो तुमको एक साथ दे दी जाती थी।
एक साथ तुमको कैपिटल गेन मिलता था, लेकिन तुम क्या बोलते थे पता है, सिंस इट इज माई इंश्योरेंस पॉलिसी, नो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला था, उसमें पैसा डाला था, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हुई तो उसका मेच्योरिटी प्रोसीड्स मेरे को क्या कर दो 1010D में एग्जाम, और तुम एग्जाम करवा के लेके जाते थे। अगर यही अमाउंट तुम नॉर्मल यूनिट्स में डालते और इतना फायदा तुमको नॉर्मल यूनिट्स का हुआ होता तो तुम कैपिटल गेन बना के उस पर टैक्स भरते, लेकिन तुम नहीं भर रहे थे। तो बोला भाई अब से ऐसी यूनिट्स, ऐसे यूलिप्स जिसमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है प्रीमियम का एक साल में, उधर पता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख का लिमिट डाल दिया। बोला नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, यूलिप्स, ऐसी यूलिप जिसमें डाला हुआ अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा निकलता है 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद 1 अप्रैल 21, वहां पे लिमिट 2021 में ये अमेंडमेंट आया था, बराबर। तुमको ये सब एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको जनरल नॉलेज दे रहा हूं, जनरल नॉलेज है बोल के ले लो। तुमको एग्जाम में ना ये पॉइंट नंबर सी पूछा जाएगा, ना इससे रिलेटेड कैपिटल गेन पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड कैपिटल गेन ना राजा ये रहा, देख 45(1)(b) जो तेरे सिलेबस में है ये। तो पॉइंट नंबर सी क्या बोला, यूलिप्स जिसमें तुमने पैसा लगाया हो 2021 या उसके बाद, बराबर है ना, 2021 या उसके बाद तुमने यूलिप्स में पैसा लगाया और हर साल तुम कितना पैसा लगा रहे हो, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा। तो ऐसी यूलिप्स का कभी भी मेच्योरिटी प्रोसीड्स आता है ना आगे जाके, वो मेच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट नहीं होता है। तो एग्जेम्प्ट नहीं होता है तो हाँ, तो उसको कैपिटल गेन बना के टैक्सेबल किया जा सके, इसलिए यूलिप को पहले क्या बनाओ, कैपिटल असेट बनाओ। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इस इंश्योरेंस प्लान को भी हम तुम्हारा कैपिटल असेट मानेंगे, लेकिन ये वो यूलिप्स होगी जिसका मेच्योरिटी अमाउंट, जिसका मेच्योरिटी प्रोसीड्स नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। तो जिसका मेच्योरिटी प्रोसीड्स 1010D में एग्जेम्प्ट ना हो रहा हो, वो वाली यूलिप्स, उसको भी हम तुम्हारे लिए क्या मानेंगे, कैपिटल असेट, उसको भी हम कैपिटल असेट। और ऐसी यूनिट्स पे जो अमाउंट आ रहा है जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, और वो उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, और वो प्रॉफिट या गेन जो ऐसी यूलिप्स में हो रहा है उसको भी तुम्हारे लिए कैपिटल गेन बना के ही टैक्सेबल किया जाएगा। ऐसा स्पेसिफिक चार्ज 45(1)(b) में है ना, 45(1)(b) तुम्हारे सिलेबस में है, और ना इससे रिलेटेड तुमको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है, जितना जानकारी दिया उतना काफी है। तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई भी असेट या प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार के, तो वो तो कैपिटल असेट है ही, प्लस स्पेसिफिकली 2 चीजों को और कैपिटल असेट बनाया, जो कैपिटल असेट नहीं थे उसको घसीट के कैपिटल असेट बनाया कि भाई FII हो तो तुम्हारे द्वारा जो सिक्योरिटीज होल्ड की जा रही है इंडिया की कंपनीज की शेयर्स और सिक्योरिटीज एज पर सेबी रेगुलेशन, वो भले ही तुम्हारे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसको कैपिटल असेट माना जाएगा। और दूसरा, अगर तुम्हारे पास कोई यूलिप्स है, अगर तुम्हारे पास यूलिप्स है जिसकी मेच्योरिटी प्रोसीड्स 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होती है, तो वो यूलिप्स भी हम तुम्हारे लिए क्या मानेंगे, कैपिटल असेट। तो अगर ये है तो ये भी कैपिटल असेट, ये भी कैपिटल असेट, और ये भी कैपिटल असेट का मीनिंग ये है, समझ में आ रहा है। और एक चीज जोड़ी गई है, बराबर है ना, लेकिन वो तुम्हारे लिए रिलेवेंस नहीं रखती है, उसके लिए वो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, ठीक है। अब सोच, कैपिटल असेट मीन्स बोल दिया, तो मीन्स में ना ये लोग ने तो सब कवर कर लिया, लेकिन मजाक मजाक में बोला यार सीट सब कवर तो कर लिया, लेकिन इसमें कुछ असेट्स ऐसे हैं जो हमको कैपिटल असेट नहीं बनाने हैं, वो भी कवर हो गए, क्योंकि हमने तो बोल दिया एनी प्रॉपर्टी असेट ऑफ एनी काइंड, तो इसमें तो सब कवर हो गया साला। वो चीजें भी कवर हो गई है कैपिटल असेट बोल के जो हमको कैपिटल असेट नहीं माननी चाहिए, हमको कैपिटल असेट नहीं माननी है। तो इन्होंने क्या बोला, द टर्म कैपिटल असेट, द टर्म कैपिटल असेट एक्सक्लूड्स। अगले लेक्चर में यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी दिखा जो एक्सक्लूजन में है, समझ में आ रहा है, तो तुम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो तो समझ जाओ गई भैंसिया पानी में, फिर अब बाहर नहीं आएगी, समझे। तो कल यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो बाय बेटा।